मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा को लग रहा था कि नीतीश थक चुके हैं, वो भाजपा की चालों को क्या ही समझ पाएंगे, लेकिन नीतीश ने ऐसा छका दिया है कि बिहार चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ही बीजेपी चूर हो गई। आखिरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर थकान और तनाव दोनों नजर आ रहा था। सीतामढ़ी की रैली में मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं पैदा कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में इतना ठंडा माहौल कभी नहीं देखा गया। मोदी की रैलियों के लिए बीजेपी के नेता पैसे के दम पर भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन भीड़ में ऊर्जा कहां से लाएं? लोग उबासियां लेते रहते हैं, जमाइयां लेते रहते हैं। पूरी जनता बस इस इंतजार में नजर आती है कि कब भाषण खत्म हो और कब अपने घर का रास्ता पकड़े। कायदे से जिस तरह से संसद में विपक्ष के विरोध के दौरान संसद टीवी के कैमरे घुमाकर सत्ता पक्ष की तरफ कर दिए जाते हैं, उसी तरह से मोदी की रैलियों में लगे 25 कैमरों का फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर ही फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो कैमरा जनता की तरफ रिएक्शन लेने के लिए पैन होते हैं, कोई ड्रोन कैमरा जनता के बीच चक्कर लगाता दिख जाता है। बीजेपी की बड़ी फजीहत होती है, पता चल जाता है कि लोग मोदी को सुनने आना छोड़ चुके हैं। नतीजा, बिहार चुनाव में मोदी के भरोसे बीजेपी की लुटिया डूबने की कगार पर है। कम से कम बची खुची इज्जत तो उससे ढांप पोत लेनी ही चाहिए। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। इसमें यूपी की सीमा से सटे बिहार, मिथिलांचल, चंपारण, मगध के कुछ हिस्से और सीमांचल की सीटें हैं। पहले चरण की वोटिंग में असल परीक्षा जेडीयू की थी। जनता ने 65% का रिकॉर्ड तोड़ वोट किया। साफ पता चल रहा है कि महागठबंधन की हवा है। अब दूसरे चरण की वोटिंग में असल इम्तिहान बीजेपी का होना है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। पहले फेज के ट्रेलर ने उन्हें आतंकित कर रखा है। नतीजा, प्रधानमंत्री 1.5 दिन पहले ही चुनाव प्रचार का मैदान छोड़कर फूट गए। मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बीजेपी ही नहीं, दूसरे फेज की वोटिंग में बीजेपी के साझेदारों की परीक्षा भी हो जाएगी। इसी फेज में यह भी पता चल जाएगा कि मोदी के हनुमान में कितनी ताकत है। अपने परिवार में ही टिकट बांटकर चैन की बंसी बजाने वाले जीतन राम मांझी की हैसियत का पता भी इसी फेज में चलेगा। बीजेपी की साझेदार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की परीक्षा भी इसी फेज में होनी है। यही नहीं, सीमांचल में बीजेपी के लिए बैटिंग करने के आरोप झेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का इम्तिहान भी इसी चरण में होगा। यानी कुल मिलाकर यह बीजेपी की बिहार में वजूद की लड़ाई है। मोदी शाह ने पटना से लेकर दिल्ली तक अपने सारे धुरंधरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास नजर नहीं आता। सारी मशीनरी के साथ होने पर भी भरोसा नहीं दिखता। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक से लोग बिहार में बीजेपी के लिए वोट डालने पहुंच गए, बड़े बड़े लोग, लेकिन फिर भी यकीन से नहीं कह सकते कि उनकी सरकार बची ही रहेगी। पिछले 11 साल में मोदी की इतनी फजीहत बिहार में कभी नहीं हुई। साथियों, अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान
मैंने देखा है एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे और पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। दूसरे फेज की वोटिंग में जिन 122 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसमें पिछले चुनाव में 66 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। महागठबंधन 50 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इन्हीं में से एक सीट बीएसपी को भी मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो रहा है। 2020 के चुनाव में इन सीटों में से सबसे ज्यादा 42 सीटें बीजेपी को ही मिली थी। जेडीयू को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें से ज्यादातर सीटों का समीकरण इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उसने इनमें से कई सीटों पर उम्मीदवार बदल डाले ताकि जनता को झांसा दिया जा सके, एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी पड़े। लेकिन इस गुजरात फॉर्मूले को बिहार की जनता ने चप से पकड़ लिया है। देखिए, पिछले चुनाव में दूसरे फेज की 122 सीटों में से आरजेडी को 33 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 11 सीटें गई थी। भाकपा माले ने 5 सीटें जीती थी। इस बार महागठबंधन इसमें इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। माले का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था, उसने सीटें बढ़ाई है। कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा था, तो राहुल की लोकप्रियता के बावजूद इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। बीजेपी से ज्यादा कड़ी परीक्षा उसके साझेदारों की है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसमें से 4 सीटों पर लड़ाई इसी चरण में होनी है। जीतन राम मांझी की 6 में से 6 सीटों की किस्मत का फैसला 11 तारीख को ही होगा। मांझी की पार्टी हम के पास फिलहाल 4 विधायक हैं। उन्हें अपना गढ़ बचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। चिराग पासवान की एलजेपीआर को मिली 29 में से 15 सीटों पर इसी फेज में चुनाव हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों की पार्टियां इस समय विधायक विहीन हैं। उन्हें अपनी साख भी बढ़ानी है और संख्या भी, और इसके लिए नीतीश का साथ चाहिए। लेकिन बीजेपी की राजनीति में दोनों दबे पड़े हैं। चुनाव शुरू होते ही 2 दिन के भाषण में चिराग का गला बैठ गया। उपेंद्र कुशवाहा का तो भाषण सुनने को भी नहीं मिला। एक बड़ी परीक्षा ओवैसी के सामने भी है। 11 नवंबर को उनकी पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार के चुनाव में उनके कुल 25 उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में वो 5 विधायक बनवाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार मामला जरा अलग है। उन्होंने सीमांचल की उन्हीं सीटों पर दांव चला है जहां मुस्लिम आबादी कम से कम 30% है। ओवैसी ने अपनी रैलियों में तेजस्वी पर खूब निशाना साधा है। उनका पूरा चुनाव आरजेडी के विरोध के इर्द गिर्द रहा। ओवैसी के भाषणों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का ही कोई नेता बोल रहा है। वो समझ नहीं रहे हैं कि जनता ने बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच फर्क करना बंद कर दिया है। पिछली बार की चोट खाई जनता उन्हें ताकत मानने से इनकार कर रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कमल खिलाने के चक्कर में बड़े बड़ों के चेहरे कुम्हलाए हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।